हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल गेन ब्रेन विद हिमांशी ऋषि। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जनरल इंग्लिश का इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि रहने वाला है सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट से। इससे पहले मैं ऑलरेडी इसी टॉपिक के 10 इम्पॉर्टेंट रूल्स डिस्कस कर चुकी हूँ, उनसे रिलेटेड MCQs। बेसिकली उसी का कंटिन्यूएशन में ये वीडियो रहेगा, ठीक है। उसके आगे का ये वीडियो है जिसमें आज मैं और इम्पॉर्टेंट रूल्स डिस्कस करूँगी। बेसिकली अगर आप इतने रूल्स देख लेंगे ये सफिशिएंट है आपका एग्ज़ाम 10 नंबर का अटेम्प्ट करने के लिए जनरल इंग्लिश का। इस वीडियो से आप ज़रूर एंड तक बने रहिएगा, बिकॉज एंड में मैं इम्पॉर्टेंट सिनोनिम एंटोनिम्स जो हर बार एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं मैं वो भी डिस्कस करूँगी टूवर्ड्स द एंड ऑफ द वीडियो। पहले हम रूल्स डिस्कस करेंगे, फिर हम उससे रिलेटेड MCQs डिस्कस करेंगे, क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे एग्ज़ाम में आते क्या कैसे हैं। उसके बाद एंड में हम जो बार बार एग्ज़ाम में सिनोनिम्स एंटोनिम्स पूछे जाते हैं वो भी डिस्कस करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं देन जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक करिएगा, अपने और साथियों के साथ शेयर करिएगा। हम 10 रूल्स ऑलरेडी बहुत इंपॉर्टेंट रूल्स थे जो इससे पहले मैंने डिस्कस करे थे 10 रूल्स, अभी उसी के आगे का ही पार्ट है। इसलिए मैंने रूल नंबर 11 लिखा है यहाँ पे। जो हमारा रूल नंबर 11 है वो क्या कहता है देखते हैं। पेयर वर्ड्स, ये पेयर वर्ड्स के बारे में बात करता है। इंग्लिश ग्रामर में कुछ पेयर वर्ड्स होते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल बता देती हूँ, जैसे कि ब्रेड एंड बटर, राइस एंड करी, हैमर एंड सिकल, स्लो एंड स्टडी, ट्रूथ एंड ऑनेस्टी। ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो कि हमेशा पेयर में ही यूज़ करे जाते हैं, ठीक है। पेयर मतलब आपस में एक साथ, जैसे कि ब्रेड एंड बटर, तो ज़्यादातर ब्रेड एंड बटर आपस में यूज़ किया जाता है तो इसलिए हम इसको पेयर वर्ड बोलते हैं। तो ऐसे बहुत से वर्ड्स हैं जो पेयर वर्ड एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, वो मैंने यहाँ पे लिख रखे हैं, आप देख सकते हैं। कमिंग एंड गोइंग, बैग एंड बैगेज। रूल ये कहता है कि जो पेयर वर्ड्स है वो हमेशा सिंगुलर वर्ब फॉलो करता है। अब वर्ब्स क्या है मैं आपको समझा चुकी हूँ, सिंगुलर, प्लूरल। अगर अभी तक आपने इससे पहले का पार्ट नहीं देखा तो आई वुड सजेस्ट आप पहले वो देखिए, तभी आपको ये पार्ट ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। अदरवाइज़ ठीक है, फिर भी मैं समझाने की पूरी कोशिश करूँगी। अगर आप पहले वाली वीडियो देख लोगे तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा सिंगुलर वर्ब क्या है, प्लूरल वर्ब क्या है, क्योंकि मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है इससे पहले की वीडियो में। तो अगर नहीं देखी है वीडियो, मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया, आप वहाँ से इसकी पहले वाली वीडियो देख सकते हैं। तो जो पेयर वर्ड्स हैं वो कौन सा रूल फॉलो करते हैं, सिंगुलर वर्ब्स, सिंगुलर वर्ब। तो आप एग्जाम्पल देखिए, ब्रेड एंड बटर इज़ माई फेवरेट ब्रेकफास्ट। ब्रेड एंड बटर डैश माई फेवरेट ब्रेकफास्ट। तो जिन लोगों को ये रूल नहीं पता ना, वो आर ही लिख के आएंगे, क्यों? क्योंकि ब्रेड एंड बटर उनको लगेगा दो चीज़ें हैं, तो इसलिए लिख देंगे ब्रेड एंड बटर आर माई फेवरेट। नो, दिस इज रॉन्ग। ब्रेड एंड बटर एक पेयर है, पेयर वर्ड है, इसलिए सिंगुलर वर्ब यहाँ आएगा। तो इसलिए हम यहाँ पे इज या वॉज या फिर हैज़, ये सारे सिंगुलर वर्ब्स है। अगर आपको याद हो मैंने बताया था, तो ऐसे ही वर्ब्स यहाँ पे यूज होंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, राइस एंड करी। राइस एंड करी इज अ पॉपुलर डिश। अगेन, चावल और कोई भी करी हो सकती है उसके साथ, तो लोगों को लगेगा भाई प्लूरल है, ये तो ज़्यादा है तो प्लूरल है, एक तो नहीं है, तो इसलिए आर लगा देंगे, बट वो गलत होगा। राइस एंड करी भी एक पेयर वर्ड है, इसलिए इज आएगा। सिमिलरली थर्ड एग्जाम्पल देखिए, ट्रूथ एंड ऑनेस्टी इज द बेस्ट ट्रेट एनीवन कैन पोजेस। ट्रूथ एंड ऑनेस्टी भी एक पेयर वर्ड है, इसलिए यहाँ पे उसके साथ सिंगुलर इज का इस्तेमाल किया गया है। नेक्स्ट, रूल 12, यूज ऑफ द नंबर ऑफ अ नंबर ऑफ। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रूल है और इसमें ना बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स करते हैं, क्योंकि ये रूल थोड़ा कंफ्यूजिंग है। तो मैं आपको बहुत सिंपल से वे में समझाने की कोशिश करूँगी। जहाँ पे द नंबर ऑफ है आप सिंगुलर वर्ब यूज़ करिए, जहाँ पे अ नंबर ऑफ है आप प्लूरल वर्ब यूज़ करिए, बस। और आपको कुछ नहीं देखना समझना, नाउन क्या है, सिंगुलर प्लूरल कुछ मत देखिए। अगर सेंटेंस द नंबर ऑफ से शुरू हो रहा है तो सिंगुलर,
अगर सेंटेंस अ नंबर ऑफ से शुरू हो रहा है तो प्लूरल। एग्जाम्पल देखिए, अ नंबर ऑफ प्लेयर्स फ्रॉम एवरी कॉर्नर ऑफ द कंट्री हैव पार्टिसिपेटेड इन द क्रिकेट चैंपियनशिप। फर्स्ट एग्जाम्पल है। तो आप देखिए ये सेंटेंस किससे शुरू हो रहा है, अ नंबर ऑफ। ठीक है, अभी समझाया था अ नंबर ऑफ है तो प्लूरल वर्ब, तो इसलिए यहाँ पे हमने हैव लगाया है, ना कि हैज। नेक्स्ट देखिए, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स टेकिंग पार्ट इन कबड्डी इज इंक्रीजिंग एवरी ईयर। अब द नंबर ऑफ से ये है सेंटेंस स्टार्ट। अभी रूल समझाया है, अगर सेंटेंस द नंबर ऑफ से स्टार्ट है तो क्या आएगा, सिंगुलर, तो इसलिए हमने यहाँ पे इज लगाया है। थर्ड सेंटेंस देखिए, अ लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वर प्रेजेंट टुडे। A large number of students were present yesterday, not today. A large number of students were present yesterday. So आप a large number of देखिए, इससे सेंटेंस स्टार्ट है तो a large से स्टार्ट है तो क्या आएगा, प्लूरल। बस आपको कुछ नहीं करना, इस रूल में अपने दिमाग में बिठा लो, अगर द नंबर ऑफ है तो आंखें बंद करके आपको सिंगुलर वर्ब लगाना है, अगर सेंटेंस अ नंबर ऑफ से है तो प्लूरल वर्ब यूज करना है, और आपको ज्यादा कुछ समझने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट रूल, विथ द परसेंटेज ऑफ सिंगुलर वर्ब इज यूज्ड। अब देखो मैंने कितनी इजी वे में आपको समझाने की कोशिश करी है कि अगर आप अपने नोट्स भी बनाओगे ना, आप सीधा ऐसे ही लिखना, ठीक है, कि द परसेंटेज ऑफ सिंगुलर वर्ब, अ नंबर ऑफ प्लूरल, द नंबर ऑफ सिंगुलर, ठीक है, क्योंकि आप एकदम से अपने नोट्स देखोगे ना, आपको दिमाग में आ जाएगा, वो देखते ही आ जाएगा कि द परसेंटेज ऑफ है तो सिंगुलर वर्ब ही लगाना है। अब आप ब्रैकेट में लिख सकते हो सिंगुलर क्या होते हैं, इज, वॉज, हैज, डज, ठीक है, ये 4 सिंगुलर होते हैं, और प्लूरल क्या होते हैं, हैव, वर, आर या फिर डू। ठीक है, तो अभी मैंने बताया इस रूल के बारे में, द परसेंटेज ऑफ के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब यूज होगा। एग्जाम्पल देखिए, फर्स्ट एग्जाम्पल, द परसेंटेज ऑफ एक्सपर्ट टीचर्स इज वेरी लो। देखो अगर आप मतलब निकालने बैठोगे ना तो आप प्लूरल ही लगाओगे, क्यों, द परसेंटेज ऑफ एक्सपर्ट टीचर्स है, टीचर्स है, एक टीचर की बात नहीं हो रही, ऐसा लग रहा है बहुत सारे टीचर्स की बात हो रही है, टीचर्स आ गया तो टीचर्स के बाद हम क्या ही वर्ब लगाएंगे, सबको लगेगा कि प्लूरल ही आएगा, यहाँ पे आर ही होना चाहिए। बट अगर आपको रूल्स पता है तो इंग्लिश ग्रामर में बहुत से रूल्स है, जो सिंटैक्स है ना, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट है, वो इंग्लिश ग्रामर के रूल से ही ये टॉपिक भरा हुआ है। तो बहुत से रूल्स हैं, मोर देन 80, बट जो इम्पॉर्टेंट रूल्स है, जैसे कि जिससे हमारे एग्जाम्स में क्वेश्चन ज़्यादा देखे आ जाते हैं, मैं वही रूल्स इस वीडियो में डिस्कस कर रही हूँ। सो आप देखिए, टीचर्स को देख के सब बच्चे आर ही लगाएंगे, सब कैंडिडेट्स आर ही मार्क करके आएंगे, जो कि गलत होगा। बट हमें पता है द परसेंटेज ऑफ से सेंटेंस स्टार्ट है तो यहाँ पे सिंगुलर वर्ब आएगा, इसलिए आर नहीं, यहाँ पे इज आना चाहिए। आई होप इट इज क्लियर। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, द परसेंटेज ऑफ सक्सेस वॉज वेरी हाई। अगेन द परसेंटेज ऑफ से स्टार्ट है, ठीक है, उसके बाद आप मत देखो कि सिंगुलर है, प्लूरल है, क्या लगा है, बस देखो द परसेंटेज ऑफ है तो सिंगुलर ही आएगा, तो इसलिए हमने वॉज लगा दिया। द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स फेल्ड इन द एग्जाम वॉज वेरी हाई। द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स, अब कुछ लोगों को लगेगा स्टूडेंट्स है तो बहुत सारे बच्चों की बात हो रही है, तो आर आना चाहिए, वर आना चाहिए, जो कि गलत होगा। ठीक है, द परसेंटेज ऑफ से स्टार्ट है तो इसलिए सिंगुलर आएगा, इसलिए हमने यहाँ पे वॉज लगाया है, इस भी आ सकता है। तो ये तो आपको बेसिकली ना फाइंड द एरर में पूछा जाता है क्वेश्चन, ठीक है, अगर यहाँ पे वर हो तो वॉज आएगा, अगर यहाँ पे आर लिखा हो तो इज आएगा, ठीक है, ऐसे आपको देखना है। नेक्स्ट रूल, विथ सर्टेन अमाउंट, weight, certain period, certain distance and certain height, we use singular verb। मतलब किसी भी अमाउंट के साथ, सर्टेन मतलब कुछ भी हो सकता है, पक्का नहीं पता, कम ज़्यादा थोड़ा बहुत, ठीक है, कितना भी वेट हो सकता है, कितना भी
पीरियड हो सकता है 2 साल 4 साल। सर्टेन डिस्टेंस, कितना भी दूरी डिस्टेंस हो सकता है, 1 किलोमीटर 10 मीटर, ठीक है। सर्टेन मतलब कितना भी, पक्का नहीं पता। सर्टेन हाइट या फिर कितनी भी हाइट दी रहती है, इसके साथ हम हमेशा सिंगुलर वर्ब यूज़ करेंगे। बार बार बता चुकी हूँ, सिंगुलर मतलब इज़, वॉज, हैज़, डज, ठीक है। इसके साथ हम हमेशा सिंगुलर वर्ब यूज़ करेंगे। और अगर आपको याद हो, मैंने एक और आपको रूल जो फर्स्ट समझाया था वो ये था कि सिंगुलर में वर्ब के साथ कई बार एस भी लग जाता है। तो आई वुड सजेस्ट आप फर्स्ट वीडियो इसका पार्ट ज़रूर देखिएगा, आपको बिल्कुल क्लैरिटी हो जाएगी वर्ब्स के बारे में। अब इसके एग्जाम्पल देखते हैं। 5 रुपीज़ इज़ वेरी स्मॉल अमाउंट। 5 रुपये एक छोटा अमाउंट है इसके सेंटेंस के हिसाब से। तो रुपीज़ है तो हमने आर नहीं लगाया, क्यों? क्योंकि ये ग्रामेटिकल रूल कहता है इंग्लिश का, अगर अमाउंट है तो अमाउंट के साथ हमेशा सिंगुलर ही यूज़ होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल, 2 tons ऑफ कोल इज़ नॉट इनफ फॉर हिम। 2 tons ऑफ कोल, टन्स लग गया तो ये ना लगे कि आर आएगा, ये वेट है। केजी में, टन में, जितने में भी हो, हमेशा वेट के साथ सिंगुलर वर्ब ही यूज़ होगा, इसलिए यहाँ पे हमने इज़ लगाया है। नेक्स्ट, 6 years इज़ अ लॉन्ग पीरियड। तो पीरियड मतलब यही होता है कितना समय, 2 साल 4 साल 2 महीने। तो ईयर्स है, एस लग गया तो ये मत सोचना ईयर्स है तो आर आ जाएगा, नहीं। ये एक हम पीरियड की बात कर रहे हैं, समय की बात कर रहे हैं, तो इसलिए हमेशा इसके साथ सिंगुलर ही यूज़ होगा, तो इसलिए हमने यहाँ पे इज़ लगाया है। नेक्स्ट रूल की तरफ बढ़ने से पहले एक बारी मैं आपको रिमाइंड करवाना चाहती हूँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए एंड में ज़रूर मुझे बताइएगा पूरी देख के कि कैसी लगी। फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। पसंद आए लाइक ज़रूर करिएगा, अपने और साथियों के साथ शेयर भी करिएगा। न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जल्दी से। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट रूल की तरफ। विथ कलेक्टिव नाउन्स, बहुत इम्पॉर्टेंट है ये रूल, स्टार बना लीजिए। विथ कलेक्टिव नाउन्स वी ऑलवेज यूज़ सिंगुलर नाउन, आई मीन सिंगुलर वर्ब यूज़ होता है कलेक्टिव नाउन्स के साथ। एग्जाम्पल, अ बंच ऑफ, अ फ्लॉक ऑफ, अ हर्ड ऑफ, अ सेट ऑफ, अ क्राउड ऑफ। अगर आपको याद हो, ये हमने इंग्लिश में पढ़ा था 6th 7th क्लास में, या 5th 4th क्लास में भी ये पढ़ाते हैं। बंच ऑफ ग्रेप्स, हर्ड ऑफ काउज, है ना, बंच ऑफ कीज, फ्लॉक ऑफ बर्ड्स। सो जो ये वर्ड है ना, अ बंच ऑफ, अ फ्लॉक ऑफ, अ सेट ऑफ, अ टीम ऑफ, ये सारे कलेक्टिव नाउन्स है। बचपन में सबसे पहला चैप्टर इंग्लिश ग्रामर का हम नाउन्स ही पढ़ते हैं। बहुत प्रकार के नाउन्स होते हैं, कॉमन, प्रॉपर, एब्स्ट्रैक्ट, मटीरियल, तो एक कलेक्टिव नाउन भी होता है। तो रूल क्या कहता है सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट का, कि कलेक्टिव नाउन के साथ हम हमेशा इज़, वॉज, हैज़ मतलब सिंगुलर वर्ब यूज़ करते हैं। तो एग्जाम्पल्स देखिए, अ हर्ड ऑफ काउज इज़ ग्रेजिंग। अब जिसे ये रूल नहीं पता होगा ना, वो हर्ड ऑफ को नहीं देखेगा, वो सिर्फ काउज को देखेगा। काउज लगेगा, ओहो ये तो बहुत प्लूरल है, बहुत सारी गाय के बारे में बात हो रही है, तो यहाँ पे तो बिना देखे बिना सोचे आर ही लगा देंगे, क्यों? क्योंकि काउज है। नहीं, आप देखिए सेंटेंस की शुरुआत में क्या है, सब्जेक्ट क्या है, अ हर्ड ऑफ काउज, कलेक्टिव मतलब ग्रुप। जब भी हम पूरे ग्रुप की बात करें ना, तो हमेशा सिंगुलर यूज होता है। अ हर्ड ऑफ काउज इज ग्रेजिंग, अ बंच ऑफ ग्रेप्स इज केप्ट ऑन द टेबल। अ बंच ऑफ ग्रेप्स आ गया, ठीक है, तो इसलिए हमने यहाँ पे इज लगाया है। अगर सिर्फ होता एग्जाम्पल में काउज डैश ग्रेजिंग, तो हम लिखते काउज आर ग्रेजिंग, बहुत सारी गाय चर रही है। बट यहाँ पे अ हर्ड ऑफ काउज मतलब एक झुंड है, ठीक है, ग्रुप की बात हो रही है, तो इसलिए हमेशा अगर आपको कलेक्टिव नाउन के, मैंने वर्ड्स बहुत सारे लिख दिए हैं,
बहुत सारे वर्ड्स होते हैं कलेक्टिव नाउन के और हमेशा ना वो अ से ही शुरू होते हैं. अ बंच ऑफ, अ फ्लॉक ऑफ, अ सेट ऑफ, अ टीम ऑफ, अ ग्रुप ऑफ. ठीक है, ऐसे ही ऐसे हमेशा अ से स्टार्ट होता है. तो जब भी आपको लगे ये कलेक्टिव नाउन है तो आपको सिंगुलर वर्ब यूज़ करना है. थर्ड एग्जाम्पल देखिए, अ टीम ऑफ प्लेयर्स हैज़ कम लेट. टीम वर्ड यूज़ हो गया तो ये कलेक्टिव नाउन है. हैज़ कम लेट, हैज़ एक सिंगुलर वर्ब है तो हैज़ आएगा. अब हम कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस कर लेते हैं. एग्ज़ाम में या तो फाइंड द एरर या तो फिल इन द ब्लैंक्स के हिसाब से दिए जाएंगे क्वेश्चंस. 4 ऑप्शंस दिए जाएंगे बट मैंने यहाँ पे 2 दिए हैं. द नंबर ऑफ गर्ल्स टेकिंग पार्ट इन डांस कॉम्पिटिशन डैश इंक्रीजिंग. बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट रूल है. द नंबर ऑफ, अ नंबर ऑफ. और एक और मैं आपको बता देती हूँ चीज़, यहाँ पे रूल है वो भी बट आप समझ जाओगे इसी के साथ ही. अ वैरायटी ऑफ, द वैरायटी ऑफ. ठीक है, सेम रूल ही फॉलो करता है. द नंबर ऑफ, द वैरायटी ऑफ, सेम रूल. अ नंबर ऑफ, अ वैरायटी ऑफ ग्रेप्स या कुछ भी आप लगा लो. तो जहाँ पे अ वैरायटी ऑफ, अ नंबर ऑफ आ गया, दोनों सेम ही रूल फॉलो करेगा. और ऊपर मैं समझा चुकी हूँ कौन सा रूल. आई होप अब तक आपने अपना आंसर डिसाइड कर लिया होगा. अगर द नंबर ऑफ से जब सेंटेंस स्टार्ट, आप मत देखिए गर्ल्स बॉयज़ क्या है. द नंबर ऑफ है तो क्या आएगा, सिंगुलर वर्ब यूज़ होगा. ऑप्शन में हमें सिंगुलर क्या दिख रहा है, इज़ या फिर आर. तो इज़ हमारा सिंगुलर वर्ब है तो यहाँ पे आएगा इज़. द नंबर ऑफ गर्ल्स टेकिंग पार्ट इन डांस कॉम्पिटिशन इज़ इंक्रीजिंग. ठीक है, द वैरायटी ऑफ बनानाज या कुछ भी, अगर द वैरायटी से शुरू होता तब भी यहाँ पे इज़ ही आता. और अगर यहाँ पे आ जाता अ नंबर ऑफ गर्ल्स, अगर अ नंबर ऑफ आता तब यहाँ पे आता आर. तो आई होप अब आपको ये रूल बहुत बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा. ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल और इसी रूल में बहुत मिस्टेक्स करके आते हैं सब. द बॉय एंड द डॉग डैश कमिंग रनिंग टूवर्ड्स अस. ये रूल अभी मैंने नहीं कराया बट इससे पहले वाली वीडियो में मैंने ये रूल पे बोला था कि आप मार्क कर लीजिए, बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है. द डॉग, आई मीन द बॉय एंड द डॉग, 2 लोगों की बात हो रही है तो इसलिए यहाँ पे प्लूरल आएगा. तो वॉज नहीं, यहाँ पे वर्ब आएगा, वर आएगा, सॉरी. ठीक है, वर. द बॉय एंड द डॉग वर कमिंग रनिंग टूवर्ड्स अस. अगर यहाँ पे सिर्फ होता द बॉय एंड डॉग, डॉग के पहले द नहीं आता, सिर्फ पहले ही आता, तब यहाँ पे आता वॉज. अब मैं दोबारा से रूल नहीं डिस्क्राइब करूँगी, नहीं वीडियो देखी तो अब पहले देखिए. इससे पहले वाली वीडियो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है ये रूल मैंने, और इम्पॉर्टेंट है ये भी. जैसे द वैरायटी ऑफ, अ वैरायटी ऑफ, ऐसे ये वाला रूल भी बहुत कंफ्यूजिंग बट इम्पॉर्टेंट है. नेक्स्ट, इफ़ आई डैश द प्राइम मिनिस्टर द सिनेरियो वुड हैव बीन डिफरेंट. अगर मैं प्राइम मिनिस्टर होता या होती तो बिल्कुल सिनेरियो अलग होता. इस सेंटेंस का ये मतलब है. तो मैंने सिंटैक्स में ये रूल बताया था. क्या था रूल, अगर हम ऐसी एकदम इम्पॉसिबल चीज़ों की बात करते हैं या फिर हम किसी चीज़ की इच्छा जताते हैं, काश मैं ये होता या ये होती, तो हमेशा वर आएगा. आई होप आपको ये रूल याद होगा जिन्होंने मेरी पहले की वीडियोस देखी हैं. ठीक है, ये इंग्लिश की, जनरल इंग्लिश की. तो हमेशा अगर हम किसी भी चीज़ की इच्छा करते हैं कि काश मैं ये होता या ये होती, तो हमेशा वर का इस्तेमाल होता है. ठीक है, आर, विल, वॉज कुछ नहीं, सिर्फ वर. तो जो यहाँ पे करेक्ट आंसर है वो है वर. नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द एरर. एक किसी भी पार्ट में यहाँ पे गलती है तो हमें वो मिस्टेक, एरर मतलब मिस्टेक, गलती को ढूंढना है और बताना है. नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ गर्ल्स पार्टिसिपेटिंग इन बास्केटबॉल आर मोर देन बॉयज़, नो एरर. आप इसको बहुत बहुत ध्यान से पढ़िए कि कहाँ पे गलती हो सकती है.
देखने में ये सेंटेंस बिल्कुल सही लग रहा है, बट हाँ इसमें है एक मिस्टेक। और मिस्टेक कहाँ पर है? ऑप्शन सी में। ऑप्शन सी में भी कहाँ? आर में। आर की जगह यहाँ पे सिंगुलर इज होना चाहिए था, ठीक है। अगर यहाँ पे आर की जगह वर होता तो फिर वॉज आना चाहिए था, अगर हैव होता तो हैज़ आना चाहिए था, ठीक है। हम ऐसे पता लगाते हैं, नहीं तो कईयों के दिमाग में होगा कि मैम वॉज क्यों लगा रही है, इज़ क्यों नहीं लगा रही, या इज़ क्यों लगा रही है, वॉज क्यों नहीं लगा रही। तो जैसे कि आपको 4 ऑप्शंस में वॉज और इज़ एक साथ नहीं दिया जाएगा, अगर दिया जाएगा तो अगर येस्टरडे इन लास्ट ईयर, वॉज तभी लगेगा अगर आपको हेल्प दी जाएगी ना, सेंटेंस में पता चल जाएगा इट वॉज डन येस्टरडे, तभी वॉज आएगा। मतलब वॉज भी तो ये कल के लिए यूज़ करते हैं ना, लास्ट ईयर, लास्ट मंथ, लास्ट वीक, तो ऐसे सेंटेंस के साथ वॉज आता है। तो अब यहाँ पे आर की जगह इज़ क्यों आएगा? क्योंकि मैंने आपको रूल कराया था द नंबर ऑफ से स्टार्ट है ये सेंटेंस, ठीक है। तो द नंबर ऑफ सिंगुलर फॉलो करता है। अगर यहाँ पे अ होता, अ नंबर ऑफ, तब तो आर ही आता, बट द है तो सिंगुलर वर्ब। सो सी ऑप्शन में गलती है, सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। A number of houses were demolished so that the supermarket could be built. No error. काफ़ी हाउसेस को गिराया गया, क्यों? क्योंकि सुपरमार्केट वहाँ पे बन सके। कहाँ पे गलती है इस सेंटेंस में? A number of houses were demolished so that the supermarket could be built, या फिर no error। आई होप आपने अपना आंसर चूज़ कर लिया होगा। सो जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी। डी मतलब नो एरर, ठीक है। डी ऑप्शन करेक्ट है। क्यों? क्या इस सेंटेंस में क्यों भी कोई गलती क्यों नहीं है? क्योंकि अ नंबर ऑफ से ये सेंटेंस स्टार्ट है और अ नंबर ऑफ प्लूरल ही फॉलो करता है ना। तो प्लूरल ही यहाँ पे वर ही लगा हुआ है इसके साथ, तो इसलिए ये सेंटेंस एकदम करेक्ट है। अच्छा, अब मैं आपको ना थोड़ा हिंट दे देती हूँ कि फाइंड द एरर टाइप में पता कैसे चलेगा गलती किस में है। देखो, स्पेलिंग मिस्टेक्स तो नहीं होती है फाइंड द एरर में। सबसे पहले वर्ब में गलती होती है, ठीक है, इज़, वॉज, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब में आपको गलती दिखेगी और वो हमें सही लग रहा होता है, क्योंकि ये वाले रूल्स ये फॉलो करते हैं जो मैंने अभी डिस्कस करे या लास्ट वीडियो में, मोस्टली इन्हीं रूल्स से आते हैं क्वेश्चंस। अगर आपका वर्ब ठीक है तो आप प्रेपोजिशन देखिए, क्योंकि फिक्स्ड प्रेपोजिशन यूज़ होते हैं बहुत से लोगों को, बल्कि मुझे भी नहीं पता होगा, ऑल्दो मतलब मेरा मेन सब्जेक्ट इंग्लिश ही है, मुझे भी ऐसे कितने सारे वर्ड्स हैं जिसमें मेरे को भी कन्फ्यूज़न होती है कि इसके साथ कौन सा प्रेपोजिशन लगेगा, ठीक है। तो मुझे भी बार बार ही प्रेपोजिशंस देखने पड़ते हैं। अच्छा, अब क्या सही तरीका है इंग्लिश पढ़ने का, मैं पहले भी डिस्कस कर चुकी हूँ कि देखो, सिनोनिम्स एंटोनिम्स ना किसी को याद नहीं हो सकते, प्रेपोजिशंस कम से कम 200-300 से ज़्यादा हैं, तो आपको कैसे याद रहेंगे आप ना। मैं आपको बताती हूँ, इसके लिए आई नो मुझे अलग वीडियो बनानी चाहिए कि आप अपनी तैयारी कैसे करिए। मैं आपको अभी बता देती हूँ बहुत सिंपल से वे में। आप अपना रोज़ का आधा घंटा प्रेपोजिशंस के लिए निकालिए, ठीक है। जो ल्यूसेंट बुक मैंने डिस्कस करी थी, इसमें भरपूर नंबर के, पता नहीं 300-400 तो प्रैक्टिस क्वेश्चंस और 400-500 प्रेपोजिशंस डिस्कस कर रखे हैं। अब आप रोज़ का अपना आधा घंटा निकाल लीजिए कि आधे घंटे में मैं 100 प्रेपोजिशंस में रीड करूँगी या करूँगा। अब आप रीड करोगे ना हर रोज़, हफ्ते तक आप सेम प्रेपोजिशन भी पढ़ते रहो ना, 100 में से आई एम वेरी वेरी श्योर कि आपको 50 तक तो आराम से याद हो ही जाएंगे। सो 24 घंटों में आधा घंटा एक टॉपिक को देने के लिए कोई बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है। ऐसे ही सिनोनिम्स एंटोनिम्स, मैं आपको इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स एंटोनिम्स करा रही हूँ, ठीक है। आप खुद से भी देख सकते हैं। अब कैसे याद करोगे? याद नहीं हो सकते हैं। जो सही तरीका वो यही है कि आप अपना 24 घंटे में से 1 घंटे आप सोच लो कि आधा घंटा या 1 घंटा मैं कम से कम 50 नहीं तो 75 नहीं तो 100 सिनोनिम्स, क्योंकि आधे घंटे में आप 50 पढ़ सकते हो, कोई भी पढ़ सकता है, ठीक है। सिर्फ रीडिंग ही लगानी है,
अगर आपने जल्दी लगा ली तो आप दोबारा कर लो, आधे घंटा में टाइम है तो फिर से उन्हीं को रीड कर लो। आप एक हफ्ता सेम पढ़ोगे ना, आई एम वेरी वेरी श्योर 100 में से आपको 50 से ऊपर लर्न हो ही जाएंगे। और इतना मैं कॉन्फिडेंटली इसलिए बोल सकती हूँ क्योंकि ये मेरा आजमाया हुआ मेथड है। लर्न किसी को नहीं हो सकते इतने सारे वर्ड्स, वोकैबुलरी इतनी भरी हुई है। बस आप दिन में ना एक बारी वो बुक खोल के बैठ जाओ और एक बारी इसे देख लो, आप रीड करो। अगर आप रीड करोगे ना सेम चीज़ 4 दिन, वो आपके दिमाग में खुद ही बैठ जाती है और ऐसी बैठती है आप नहीं भूलोगे, क्योंकि आप 4 दिन से सेम ही चीज़ पढ़ रहे हो। 24 घंटे में से बस आधा 1 घंटा निकालना है। सो दिस इज़ द राइट वे टू स्टडी वोकैबुलरी, हिंदी की हो, इंग्लिश की हो, पर्यायवाची हो हिंदी के, या कोई भी आप सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, ईडियम, फ्रेजेस। और सेम आप प्रेपोजिशंस और सिंटैक्स के आप इनके क्या कहते हैं रूल्स के साथ भी आप यही आजमाइए। अगर आपने अभी जितने भी पढ़े या मेरी पुरानी वीडियो में पढ़े होंगे ना, अगर आप उन्हें रिवाइज नहीं करोगे डेफिनेटली 100% आप भूल जाओगे। अब हम कुछ इम्पॉर्टेंट सिनोनिम्स और एंटोनिम्स डिस्कस कर लेते हैं। और आप एक ही वर्ड में आप देखोगे इतने सारे आप वर्ड्स पढ़ लोगे, तो ये मत सोचना कि ये तो इतने थोड़े से वर्ड्स हैं, नहीं। आज की इस वीडियो में अभी मतलब 2 स्लाइड्स ही हैं जिसमें हम 10 से 12 सिनोनिम्स एंटोनिम्स डिस्कस करेंगे। और इन 10 से 12 में अगर आप एक ही वर्ड पढ़ोगे ना, इसमें आप कम से कम एक ही वर्ड से आप 10 वर्ड्स पढ़ लोगे। तो आप ये मान के चलो अगर मैंने 10 भी रखे हैं तो आपके 40 वर्ड्स हो जाएंगे, ठीक है, इस वीडियो में। तो और हाँ, ये सारे ऐसे ही वर्ड्स हैं जो एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं। एनवीएस में भी इसका एक क्वेश्चन आया है 1 से 2, सिर्फ इन्हीं 10 वर्ड्स में से जो अभी मैं आपको कराऊंगी। सो अबैंडन का अर्थ होता है हिंदी में त्याग देना, और इसका सिनोनिम मतलब सिमिलर वर्ड, सेम वर्ड, और एंटोनिम मतलब इसका ऑपोजिट, विपरीतार्थक, या फिर इसका उल्टा मतलब क्या है। अबैंडन का मतलब होता है किसी चीज़ को छोड़ देना, त्याग देना। अब इसके सिनोनिम्स क्या है, कुछ लोग सिनोनिम बोलते हैं, कुछ लोग करेक्ट प्रोनाउंसिएशन सिनोनिम होता है। सिनोनिम भी बोल लो तो कोई गलत नहीं है खैर, बट जो करेक्ट है वो सिनोनिम है। और एंटोनिम्स, अबैंडन का मतलब त्याग देना, इसका जो करेक्ट सिनोनिम है वो है गिव अप, मतलब छोड़ना, रिजेक्ट। रेनाउंस इंपॉर्टेंट वर्ड है, एग्जाम में आता है, या तो अबैंडन या तो रेनाउंस। रेनाउंस को अंडरलाइन कर लेना। ड्रॉप, डेजर्ट, क्विट, फोरसेक भी इंपॉर्टेंट है। फोरसेक का मतलब भी क्या होता है, त्याग देना। एग्जाम में फोरसेक भी आता है, अंडरलाइन कर लो। लीव, फॉरगो एक न्यू वर्ड है, एग्जाम में नहीं आता है ज़्यादातर, मैंने किसी एग्जाम में देखा नहीं है, बट फॉरगो का मतलब भी होता है त्याग देना। सो न्यू वर्ड है तो अंडरलाइन कर लो। सरेंडर और वेकेट का मतलब भी खाली करना, छोड़ना, ठीक है। तो त्याग देना का मतलब यही तो होता है, खाली करना, छोड़ना। अब इसके एंटोनिम्स क्या है, मतलब इसके विपरीतार्थक, इसके उल्टे विलोम शब्द क्या है। सेल्फ कंट्रोल, एडॉप्ट, अपहोल्ड, रिमेन विद, अधीर टू, कीप मतलब रखना। त्याग देना का उल्टा क्या होगा, रख देना, संभाल कर रखना, अपने पास ही रखना, या फिर किसी चीज़ को नहीं छोड़ना। सो इसके एंटोनिम्स के जो वर्ड हम ये यूज़ कर रहे हैं इन सभी का यही अर्थ है। कीप, रिटेन का मतलब रख लो, मतलब रखना, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इसे अंडरलाइन कर लो। स्टे विद या फिर क्लिंग टू मतलब छोड़ना नहीं, पकड़ के रखना। नेक्स्ट वर्ड अबेट। DSSB के एग्ज़ाम में भी बहुत ऑप्शंस में देखा जाता है, और ये अभी जो हाल ही में NVS एग्ज़ाम हुआ था उसके अंदर भी ये, आई गेस जो मेन पेपर इंग्लिश का था, जनरल में नहीं बट मेन पेपर इंग्लिश वालों को, ये अपने मेन पेपर में 80 नंबर के में ये वर्ड आया था, किसी ऑप्शन में था अबेट। अबेट का मतलब क्या होता है, मतलब कम करना, डिक्रीज। आपने इंक्रीजिंग ऑर्डर, डिक्रीजिंग ऑर्डर पढ़ा होगा। इंक्रीजिंग मतलब बढ़ना, डिक्रीज मतलब घटाना। अबेट मतलब घटना, कम करना। और इसका सिनोनिम क्या है, मतलब इससे मिलते जुलते वर्ड्स क्या है। डिक्रीज जो मैं आपको बता चुकी हूँ, मॉडरेट को अंडरलाइन कर लो। और इसके विलोमार्थक क्या है, एग्रेवेट बहुत आता है एग्जाम में, स्टार बना लो। एग्रेवेट का क्या मतलब होता है, इंक्रीज करना। सप्लीमेंट का भी मतलब होता है इंक्रीज करना, इसे भी अंडरलाइन कर लो। दोनों ही एंटोनिम्स के वर्ड इसके इम्पॉर्टेंट है, बट जो सबसे इम्पॉर्टेंट वर्ड है वो है अबेट। सीधा एग्जाम में अबेट आपको ऑप्शंस में देखने को मिलता है। सो अबेट मतलब कम करना, ठीक है, घटाना। नेक्स्ट वर्ड है अभोर। अभोर मतलब किसी से घृणा करना, ठीक है।
ये वर्ड पे आप स्टार बना लो, अंडरलाइन कर लो। अभोर वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके सिनोनिम्स एंटोनिम्स दोनों ही इतने इंपॉर्टेंट है। ये एग्जाम में ऑप्शंस में रखा जाता है बहुत बार। घृणा करना इसका हिंदी में मतलब है, और इसका सिनोनिम है डिसडेन। ठीक है, डिसडेन मतलब हेट करना, किसी से घृणा करना। डिसडेन भी आता है, अंडरलाइन कर लो। हेट इजी वर्ड है, इतना इजी नहीं आता। एबोमिनेट बहुत ज़्यादा आता है एग्जाम में, इस पे आप स्टार बना लो। अबोमिनेट। डिसलाइक भी इजी वर्ड है, हमें पता है किसी को मैं नापसंद करता हूँ या करती हूँ तो मतलब आई अबोर हिम, आई डिसडेन हिम, अबोमिनेट हिम। ठीक है, मतलब सभी का एक ही मतलब है, हेट। डिस्पाइस, स्कॉन। तो आई एम सॉरी, डिस्पाइस को आप अंडरलाइन कर लीजिए, डिस्पाइस भी इंपॉर्टेंट वर्ड है। अब इसके एंटोनिम्स, इसके विपरीतार्थक देखते हैं। डिवोशन, फॉन्डनेस, पैशन, लव, अटैचमेंट, एडमायरेशन, अफेक्शन। अफेक्शन इंपॉर्टेंट है, और तो सभी वर्ड्स बहुत कॉमन और ईजी है, तो इतने वर्ड्स, ईजी वर्ड्स आपको एग्जाम में देखे नहीं जाएंगे। अफेक्शन इंपॉर्टेंट है, एडमायरेशन, एडमायर करता हूँ मतलब मैं उसे पसंद करता हूँ। एब्जेक्ट बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये अभी हाल ही में एनवीएस के एग्ज़ाम में ये वर्ड आया था। आई डोंट रिमेंबर कौन से क्वेश्चन पेपर में मैंने ये वर्ड देखा है, बट ये आया हुआ है एनवीएस के भी जो हाल ही में एग्ज़ाम हुए हैं। और एब्जेक्ट वर्ड एचटेट 2022 में जो हुआ था दिसंबर में, 5 दिसंबर को होना था ये एग्ज़ाम, उसमें भी ये वर्ड आया था एब्जेक्ट। उस टाइम पे एनवीएस और एचटेट दोनों में आया था ये वर्ड। सो एब्जेक्ट का क्या मतलब होता है? मतलब नीच या फिर भयानक। तो हमें ये एब्जेक्ट वर्ड है ना, ये नेगेटिव सेंस में यूज हो रहा है, मतलब कोई बहुत ही भयानक, टेरिबल, बहुत बेकार। ठीक है, एब्जेक्ट का ये मतलब होता है। अब इसके जो सिनोनिम्स है दोनों ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वर्ड्स आपके लिए न्यू होंगे। डेस्पिकेबल न्यू वर्ड है, अंडरलाइन कर लो। एग्जाम में ये वर्ड तो नहीं ज़्यादा आता है, ऑब्जेक्ट ज़रूर आता है, बट आपको पता होना चाहिए। डेस्पिकेबल एक इसका सिनोनिम है, और सर्वाइल। ठीक है, सो ये भी एक न्यू वर्ड होगा आई एम श्योर आपके लिए, तो आप इसे भी अंडरलाइन कर लीजिए। एंटोनिम कमेंडेबल, बोलते हैं ना बहुत ही कमेंडेबल जॉब, मतलब बहुत ही अच्छा। प्रेज वर्दी, प्रेज का क्या मतलब होता है? तारीफ करना किसी की। सो इसका उल्टा ऑब्वियसली अगर कोई बहुत बेकार है, टेरिबल है, तो इसका उल्टा बहुत अच्छा, प्रेज वर्दी ही होगा। सो जो इसके सिनोनिम्स हैं वो आप अंडरलाइन कर लो, और एब्जेक्ट वर्ड का मतलब पता होना चाहिए, बहुत बेकार। ओके, अभोर और एब्जेक्ट तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर ही चुके हैं। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट वर्ड की तरफ, एब्जॉर। एब्जॉर भी इंपॉर्टेंट और काफ़ी कंफ्यूजिंग वर्ड है, एब्जेक्ट से आप कंफ्यूज हो जाओगे। एब्जॉर का मतलब भी क्या होता है? त्यागना। इससे पहले हमने एक और वर्ड पढ़ा था जिसका मतलब क्या होता है? त्यागना। वो वर्ड क्या था? फर्स्ट वर्ड ही था अबैंडन। तो अबैंडन का एक सिनोनिम आप लगा लो, क्या है? एब्जॉर। एब्जॉर का मतलब भी होता है त्यागना, मतलब फोरसेक, रेनाउंस। और इसका एंटोनिम क्या होगा? अप्रूव करना, सैंक्शन करना, किसी चीज़ की अनुमति देना। अबॉलिश मतलब होता है किसी चीज़ को हटाना या फिर ख़त्म करना। ठीक है, एब्रोगेट, एब्रोगेट को आप स्टार मार्क कर लो। एब्रोगेट का क्या मतलब होता है? किसी चीज़ को ख़त्म करना, कैंसिल करना। गेट रिड ऑफ, गेट रिड ऑफ का भी यही मतलब होता है, किसी चीज़ से छुटकारा पाना। ठीक है, अबॉलिश का मतलब छुटकारा पाना। और इसके एंटोनिम क्या है? सेटअप, किसी चीज़ को इस्टेब्लिश करना। रिवोक, रिवोक को आप अंडरलाइन कर लो, रिवोक इंपॉर्टेंट है। रिवोक का क्या मतलब है? किसी चीज़ को इस्टेब्लिश करना, लॉन्च करना, इंट्रोड्यूस करना। तो ये सारे ही इसके एंटोनिम्स हैं। मैंने एक अलग से भी 4 से 5 वीडियोस बना रखी हैं सिनोनिम्स एंटोनिम्स के, और वो सारे ऐसे वर्ड्स हैं जो हर किसी एग्ज़ाम में वो वर्ड्स आ रखे हैं, तो उनका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप वहाँ से देख सकते हैं अगर आपको वीडियो देखनी है वो भी। तो नेक्स्ट है अबॉर्टिव। अबॉर्टिव का क्या मतलब होता है? अबॉर्टिव भी आई गेस ये एनवीएस के एग्ज़ाम में किसी मतलब ऑप्शंस में रखा हुआ था। ठीक है, तो ये वर्ड उसमें आ रखा है, तो आप देख लो।
सिर्फ इतने ही कम वर्ड्स में, जो भी हाल ही में एनवीएस का एग्ज़ाम हुआ है, 3 वर्ड्स तो मैंने आपको वहीं से ही बता दिए हैं। तो ये आप लगा लो, ये सारे ही बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं और DSSB में भी ये वर्ड्स आते रहते हैं। मैंने सारे वर्ड्स ऐसे ही लिए हैं। सो अबॉर्टिव का क्या मतलब होता है? निष्फल। अबॉर्टिव मतलब जब किसी चीज़ का कोई फल ना निकले, ठीक है। वेन, वेन का भी क्या मतलब होता है? बेकार। सो आप मेहनत कर रहे हो और उसका फल ना निकले तो मतलब अबॉर्टिव। वेन, अनप्रोडक्टिव। अनप्रोडक्टिव का भी यही मतलब होता है, मेहनत कर रहे हैं बट उसका फल नहीं आ रहा, ठीक है। और इसका एंटोनिम क्या होगा? इफेक्चुअल। इफेक्चुअल मतलब जब आपको उस चीज़ का फल मिल रहा है। और प्रोडक्टिव, प्रोडक्टिव का भी यही मतलब है, जब आपको उसका रिजल्ट मिल रहा है। सो इजी लैंग्वेज में अबॉर्टिव मतलब जब आपको कुछ चीज़ का रिजल्ट नहीं मिल रहा। अबाउंड, अबाउंड भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अबॉर्टिव को आप अंडरलाइन करके स्टार बना लीजिए। अबाउंड का क्या मतलब है? प्रचुर मात्रा में, मतलब बहुत ज़्यादा। तो इसका सिनोनिम, इसके सिमिलर वर्ड्स क्या है? फ्लोरिश, प्रोफिलरेट। प्रोफिलरेट को आप अंडरलाइन कर लो, इंपॉर्टेंट है। प्रोफिलरेट का मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में। इसका जो एंटोनिम है वो है डेफिशिएंट, डेस्टिट्यूट। और एक स्कैंटी भी होता है, ठीक है, SCANTY। सो डेफिशिएंट का क्या मतलब होता है? कमी, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा का उल्टा का तो यही होगा ना, किसी चीज़ की कमी होना। डेस्टिट्यूट, डेस्टिट्यूट को आप अंडरलाइन कर लो, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, आपको देखने को मिल सकता है एग्जाम में। नेक्स्ट है अबव बोर्ड। अबव बोर्ड का मतलब होता है निश्चल या फिर ईमानदार, ठीक है। मतलब इजी लैंग्वेज में बताऊं तो ऑनेस्ट। तो इसके आप ये देख लीजिए सिनोनिम्स: ऑनेस्ट, फ्रैंक, स्ट्रेट फॉरवर्ड। सिंसियर को आप अंडरलाइन कर लो। ओपन, ट्रस्टवर्दी, सारे इंपॉर्टेंट, मतलब इजी वर्ड्स हैं, इतने इजी एग्जाम में आते नहीं है। सिंसियर आ सकता है। अब जो इसके एंटोनिम्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। डिसीटफुल, हमने ऊपर ही पढ़ा था डिसीटफुल, डिसीट पढ़ा था, डिसीट, है ना, धोखेबाज। स्नीकी भी ये मतलब है डिसऑनेस्ट। एम्बिग्यूअस वर्ड में आप डबल स्टार बना लो। एम्बिग्यूअस सबसे ज़्यादा, भी हमने जो वर्ड पढ़े हैं सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट वर्ड है वो है एम्बिग्यूअस। अब अगर और भी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हो, अगर आप पुराने, अगर आपने कोई भी क्वेश्चन पेपर किसी भी एग्ज़ाम का उठाया होगा, या फिर जो बच्चे प्रैक्टिस करते हैं ना प्रीवियस ईयर्स, आई एम 100% श्योर अगर आपने 4-5 भी क्वेश्चन पेपर्स पुराने किसी भी एग्ज़ाम SSC लेवल के, टीचिंग में DSSB के, हरियाणा के, कोई भी अगर आपने एग्ज़ाम KVS के, NVS के देखे होंगे, एम्बिग्यूअस ऐसा वर्ड है जो बहुत बार देखने को मिलता है। DSSB में ये फेवरेट वर्ड है। तो एम्बिग्यूअस का क्या मतलब होता है? नॉट क्लियर। मैं आपको जो इसका मेन वर्ड होता है ना, मतलब एम्बिग्यूअस का क्या मतलब होता है? नॉट क्लियर। तो ऑब्वियसली जो बंदा डिसऑनेस्ट है, जो ईमानदार नहीं है, तो वो क्लियरली तो बातें नहीं करेगा, वो क्लियरली चीज़ें नहीं बताएगा, ठीक है। एम्बिग्यूअस का तो आप इसलिए इन्होंने इस वर्ड में एंटोनिम में रखा है। एम्बिग्यूअस मतलब नॉट क्लियर, जो कि सच नहीं दिखाई देता, यहाँ पे इसका ये मतलब है। वैसे एम्बिग्यूअस का जो मेन मतलब है वो है नॉट क्लियर, जो साफ साफ नहीं है। अब्रिज, अब्रिज भी किसी एग्ज़ाम के, अभी मैंने क्वेश्चन पेपर में हाल ही में देखा था। सो अब्रिज का क्या मतलब होता है? संक्षेप करना, मतलब शॉर्ट करना। अब्रिज मतलब छोटा करना इजी लैंग्वेज में। तो शॉर्टन, कंप्रेस, वर्ड सुना होगा, कंप्रेस मतलब छोटा करना। एब्स्ट्रैक्ट, रिड्यूस, कर्टेल यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है। कर्टेल वर्ड एग्जाम में देखा जाता है, तो आप इसको अंडरलाइन कर लो। देन एनलार्ज मतलब छोटे का ऑपोजिट क्या ही होगा? एंटोनिम मतलब बड़ा, लार्ज, एनलार्ज, लेंथन, एक्सपैंड करना, इंक्रीज करना। एक्सटेंड का मतलब भी होता है ज़्यादा बढ़ाना। तो अब्रिज वर्ड पे आप स्टार बना लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है। और इसके सिनोनिम एंटोनिम्स ईजी ही हैं, बट ये वर्ड ऑप्शंस में आपको देखने को मिल सकता है। सो आज की वीडियो में इतना ही था। आई होप आपकी ये वीडियो अच्छी लगी हो। प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, अब आप एंड तक वीडियो देखी है तो, कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। एंड लाइक तो ज़रूर करिएगा पसंद आए तो। एंड
चैनल पे न्यू है देन प्लीज़ डू सब्सक्राइब इट. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो. हैव अ गुड डे.